शुरू करना हो तो बता देना जब आप शुरू कर रहे हैं। हो गया। जय संघ शक्ति वेबिनार की जो सीरीज अपन चला रहे हैं उसमें आज वापिस आईटी विषय पे ही कर रहे हैं। दूसरी वेबिनार अपन ने आईटी पे की थी जिसमें जो अपने पुणे से जो लोग निकले हुए हैं उन सब लोगों ने सहयोग किया था। आज वापिस वही पुणे वाली टीम अपने साथ फिर साथ में है और आज ये सभी लोग जो पुणे से निकलने के बाद अलग अलग जगह चले गए, आज एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है। इसमें कोई फिनलैंड से जुड़े हुए हैं, कोई कुवैत से जुड़े हुए हैं, कोई मेक्सिको से जुड़े हुए हैं। तो वो सभी लोग वहाँ बैठे बैठे भी किस तरह से हमारा सहयोग कर सकते हैं उस विषय पे चिंतन करते रहते हैं। और उस पिछली वेबिनार के बाद में आप लोगों ने आपस में चर्चा करी और अब आप लोगों ने ये तय किया है कि प्रति सप्ताह एक वेबिनार आईटी से संबंधित किया करेंगे। तो आज की जो वेबिनार है उसकी शुरुआत पवन सिंह जी, जो आप इस पूरी टीम के को लीड कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह जी, पवन सिंह जी, तो पवन साहब शुरू करें, पूरा विषय समझाएं और उसके बाद बात प्रारंभ करें। पवन साहब। जय हिंद शक्ति। तो हमने जो आईटी की अवेयरनेस की जो सीरीज शुरू करी थी, करीब 2-3 हफ्ता पहले हमने एक प्रेजेंटेशन किया था। उसी सीरीज में हमने हमारे साथियों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम आईटी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे फील्ड हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देंगे और जिस फील्ड के बारे में डीप में जाने में इंटरेस्ट हो वो हमसे बाद में ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। तो श्री क्षात्र कुरुक्षात्र फाउंडेशन की इसी सीरीज के तहत हमारे साथी हैं देवेंद्र सिंह आमला और नरेंद्र सिंह जी और रविंदर सिंह। ये आपको अभी नेक्स्ट सीरीज जो हमारे आईटी के क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताएंगे। तो देवसा, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। देवेंद्र सिंह जी शुरू करें। देवेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? आप म्यूट पर हो देवेंद्र बना। एक मिनट। रमेश साहब, उनको एक बार आप अनम्यूट कर दो एक बार। वो मेरे वहां से नहीं हो रखे। हाँ, अब हो गए। अरे मेरे यहाँ से नहीं, वहीं से अनम्यूट है खुद ही। उनका म्यूट दिख रहा है एक बार। वो एक वहीं सेकंड रुक जाते। ईयरफोन का कुछ प्रॉब्लम है उनका। वो खुद के उनके वहीं से है हो रहा है। देव साहब, तब तक पवन साहब चालू रखें, वो शुरू करें, तब तक बताएं पूरा इंट्रोडक्शन। देव साहब एक बार आप छोड़ के मीटिंग वापस ज्वाइन कर ले रहे हो। तो सभी लोगों को देवेंद्र सिंह जी आमला आपको वॉक थ्रू करेंगे कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जनरली हम सोचते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मतलब हो गया आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के फील्ड में आने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आना जरूरी नहीं है। आप बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकते हैं, आपका बिजनेस का बैकग्राउंड भी हो सकता है, आपका बीकॉम का बैकग्राउंड भी हो सकता है और आप एक नॉर्मल साइंस ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और आप उसके थ्रू भी फील्ड में आ सकते हैं। और इसी तरह से बहुत ही ऐसे कई नए स्पेसिफिक फील्ड हैं। तो उसमें हमारे एक साथी रविंद्र सिंह, वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जीआईएस जिसको कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने मास्टर्स किया और उसके बाद में उनका कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें मास्टर्स करके और इसी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो भी आपको एक प्रेजेंट करेंगे कि जीआईएस के फील्ड में जाकर के भी हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। और जीआईएस का फील्ड, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि गूगल है, वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बेसिस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस बना रहा है और इसी तरह से दुनिया की सारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है वो लोकेशन बेस्ड हो रही है। आप जहां पर हो आपकी लोकेशन ट्रैक करके आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाती है। तो जीआईएस का फील्ड है वो बहुत ही हॉट है, उसमें एंट्री भी आसान है। तो जो रविंद्र सिंह है वो आपको उस फील्ड के बारे में बताएंगे। और उससे पहले देवेंद्र सिंह जी आपको जनरल जो हमारी दूसरी अलग अलग फील्ड्स हैं उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ में और भी कई साथी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सिंह जी है, मूल सिंह जी हैं, कुलदीप सिंह जी है। ये सब आपको अलग अलग फील्ड के बारे में बताते रहेंगे। देवेंद्र सिंह जी, आप जब रेडी हो जाए तो आप बताना, मैं जब तक कंटिन्यू करता हूं। और जो जीआईएस का जो फील्ड है
उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे जब हम जैसे आप अभी अगर मोबाइल फोन लेकर के चलते हैं, तो आप किसी भी एरिया में से गुजर रहे हैं, आपकी लोकेशन को ट्रैक करके बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको आपके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भेजती है। अगर आप किसी मॉल के बगल में से गुजर रहे हैं, तो आपको फटाक से एक ऑफर आ जाएगी कि इस मॉल के अंदर 5% ऑफ चल रहा है। आप अगर किसी रेस्टोरेंट्स के बगल में से गुजर रहे हैं, तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पर पिज्जा हट के अंदर 10% ऑफ चल रहा है। तो इस तरीके से आपकी लोकेशन के बेस के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस बनती है, और वो सारा सिस्टम्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, और जिसमें डेटा का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रविंदर सिंह उसके ऊपर भी काफी आपको बताएंगे कि उन्होंने इसकी जर्नी कैसे की और आप इस फील्ड के अंदर कैसे आ सकते हैं। देवेंद्र सिंह जी, आप शायद आ गए, जुड़ गए हैं, तो देवेंद्र सिंह जी, ओवर टू यू, आप प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू। अभी भी म्यूट हो देव साहब। हाँ, अब सही। हाँ, परफेक्ट। जय सिंह शक्ति हुकम। मैं देवेंद्र सिंह, गांव आमला, जोधपुर। अभी मैक्सिको में एमडॉक्स नाम की कंपनी में काम करता हूं। जैसा कि पवन सिंह जी ने बताया, मैं आज एक ओवरव्यू सिंपल हर एमडॉक अपने आईटी में क्या क्या फील्ड्स हैं और उसमें अपन अपना कैरियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आईटी में कौन कौन आ सकता है। तो कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो वो आईटी में एंटर ले सकता है। जिसने एमसीए या बीसीए किया हो वो आईटी में आ सकता है। वो एक फ्रेशर लेवल पे आ सकता है। फिर उसके अलावा कई ऐसे लोग होते हैं जो कुछ छोटा मोटा डिप्लोमा करते हैं और फिर किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं। तो वो भी जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस किसी भी फील्ड में एक एक्सपीरियंस के बाद में एज एन लेटरल और एक्सपीरियंस एंट्री पे आ सकता है। तीसरा तीसरा वो लोग भी आ सकते हैं जिनको अपने डोमेन में एक्सपर्ट हो। जैसे कि डॉक्टर, कोई डॉक्टर है वो डोमेन में आ सकता है। जो कई अपने डॉक्टर्स के बेस के सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो आ सकता है। जिसने एमएससी किया है स्टैट्स में वो भी डेटा साइंटिस्ट के तरह एक एंट्री ले सकता है। कोई नेटवर्क इंजीनियर है जो केबल्स वगैरह ऐड करता है, आपके घर पे टेलीफोन लाइन बिछाता है, वो भी आईटी में एज एन डोमेन एक्सपर्ट आ सकता है। बैंकिंग लेवल में जिन्होंने अच्छा काम किया है वो भी आईटी में आ सकता है। कोई एचआर या फिर फाइनेंस में काम करता है वो भी आईटी में आ सकता है। तो हर फील्ड से आजकल आईटी ओपन है एज एन डोमेन एक्सपर्ट। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट कि आज का फ्लो अपना जो भी रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा। सबसे पहले अपन प्रोग्रामिंग की चीजें डिस्कस करेंगे कि आप कैरियर कैसे बना सकते हो। फिर एक टेस्टिंग फील्ड होता है, फिर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डेटाबेस, फिर ईटीएल एंड बीआई, फिर अपन बिग डेटा के बारे में बात करेंगे, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लास्ट में जीआईएस और अदर्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोग्रामिंग में कैसे अपना फील्ड में चूज कर सकते हो। तो इसके लिए अपन सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक बैंक है, वह एक आईटी कंपनी के पास गया और उसने बोला कि हमको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दो ताकि हम जो बैंक का चीजें आप एक नोटबुक में या लेजर में लिखते हैं उसको कंप्यूटराइज करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको एक एप्लीकेशन बना देते हैं जो सिर्फ बैंक के अंदर ही यूज होगी। तो इस तरह की एप्लीकेशन को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के नाम से बोलते हैं। और इसमें काफी लैंग्वेजेस आती है जैसे VB++, C++ और VC++। तो उस हिसाब से आप एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हो। अब उसमें सेकंड लेवल आता है कि वही बैंक बहुत ही अच्छा लगता है उनको, यार ऑटोमेट हो गया हमारा, सब चीजें कंप्यूटर से चल रही है। तो सेकंड लेवल ऐसा कर सकते हैं कि अपन सब बैंक्स को एक साथ जोड़ दें, इधर का ट्रांजैक्शन उधर दिख जाए कि हाँ क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या बोला कि उसी एप्लीकेशन को अब उन्होंने वेब बेस बना दिया ताकि जितने भी इंडिया में उस बैंक की ब्रांच है वो सब आपस में जुड़ जाए। तो उसके जो डायरेक्टर जो थे वो सब बहुत खुश हुए कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हम सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, जयपुर में क्या चल रहा है, जोधपुर में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, हमारे पुणे ब्रांच में क्या चल रहा है। तो बहुत खुश हुए।
फिर मैनेजमेंट ने थोड़े टाइम और बाद सोचा कि यार अब अपन ये चीजें जो अपन यूजर आके लाइन में लगते हैं वो घर बैठे बैठे इंटरनेट पे अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कि हाँ सर क्यों नहीं कर सकते, हम उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे। तो हमने एक एंड यूजर जो अपन जैसे कस्टमर्स हैं उनके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बना दिया। तो वो भी एक और फ्रंट हो गया बैंकिंग के लिए। फिर थोड़े दिनों बाद जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे बैंक आया, बोला कि यार हमको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए। कि हाँ सर क्यों नहीं बनाएंगे, वो भी बना के दे देंगे। तो इस तरह से सिर्फ एक बैंक के लिए एक डेवलपर क्या क्या कर सकता है, एक एप्लीकेशन बैकएंड में डेवलप कर सकता है, एक वेब बेस्ड टूल बना सकता है उनके लिए, फिर उनके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता है। तो मोबाइल के लिए iOS होता है और एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस बनती है। अगर किसी को वेब में जाना है तो वेब में आप वेब डिजाइन कर सकते हो जो HTML और CSS बेस्ड होती है, जिसमें जावास्क्रिप्ट की यूजिंग आती है। कई लोगों ने एनिमेशन का डिप्लोमा कर रखा होता है तो वो भी वेब एज एन वेब डिजाइनर काम करते हैं, क्योंकि कई वेबसाइट्स पे फोटोज दिखती है अपने को कुछ एनिमेशंस रन होते दिखते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा प्रोग्रामिंग में आपको जाने के लिए फील्ड्स हैं। फिर अपन चलते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप रिलीज करते हो तो उसको एक टेस्टिंग का स्कोप होता है। तो उस टेस्टिंग के स्कोप के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, कि टेस्टिंग के स्कोप के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है एक डेवलपर ने, उसको एक एंड यूजर जब यूज करेगा तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं और वो उसको कैसे ओवरकम करे। तो एज ए यूजर लेवल अपन उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब वो सॉफ्टवेयर का साइज बड़ी होती है तब हम क्या करते हैं, यार इतनी सारे स्क्रीन है, एक एंड यूजर लॉग इन हो रहा है, फिर लॉग इन के बाद में वो अपना अकाउंट देखता है, फिर अपना लास्ट ट्रांजेक्शन देखता है, मैंने किस किस को पैसे ट्रांसफर किए हैं, एक पेई को ऐड करता है। तो उसके लिए क्या किया है कि वेब डेवलपमेंट में एक ऑटोमेशन नाम की चीज होती है। तो आप एक प्रोग्रामर जो टेस्टिंग साइड का है, जिसको टेस्टिंग का ऐसा अच्छा लगता है, तो वो ऑटोमेशन करके उस चीज को फटाफट टेस्ट कर सकता है। तो मैन्युअली एक एक चीज पे जाके क्लिक नहीं करके वो अपना आप एक एप्लीकेशन रन होती है और पूरी एप्लीकेशन टेस्ट हो जाती है विद सम स्पेसिफिक डेटा, कि भाई देवेंद्र ने लॉग इन किया, फिर देवेंद्र ने अकाउंट चेक किया, उसका रिजल्ट आया नहीं आया। इसी तरह एक बैकएंड ऑटोमेशन भी होता है, वो अपने को ये चेक करता है कि जो पीछे एपीआई चल रही है वो सही से काम कर रही नहीं कर रही है। एपीआई एक ऐसा फंक्शन समझ लो और एक ऐसा मेथड समझ लो जिसको हम बाहर से कॉल करते हैं और वो एक रिजल्ट अपने को देता है। फिर उसके बाद एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग नाम की चीज होती है। तो वो ये डिसाइड करती है कि हाँ आपकी एप्लीकेशन पे 10 यूजर काम कर एंटर हुए तो कैसा परफॉर्म किया, उसी चीज को अगर 15 यूजर एंटर हुए तो कैसा काम किया, 500 हुए तो कैसा काम किया, 1000 हुए तो कैसा काम किया। तो इस हिसाब से उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की हम टेस्टिंग करते हैं, उसको परफॉर्मेंस टेस्टिंग बोलते हैं। उसी परफॉर्मेंस टेस्टिंग का एक और पार्ट होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। उस पे अपन ये देखते हैं कि देवेंद्र नाम का बंदा लॉगिन हुआ है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पवन का अकाउंट हैक कर ले, हैक बोले तो एपीआई में कुछ चेंज करे कि पवन के अकाउंट में कितने पैसे है या उसके अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन कर ले। तो उसको हम एक सिक्योरिटी टेस्टिंग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है एक सिम्युलेशन, जो एक यूजुअली अपन एरोनॉटिकल्स जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं या एमआरआई मशीन्स बनती है उनके लिए टूल्स बनता है, क्योंकि वहां एरर का चांस बहुत बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि उसको सबको हमको एक सिम्युलेटर के बेस पे टेस्ट करना पड़ता है। तो उसको हम सिम्युलेशन टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट में कुछ फंक्शन में चेंज हुआ तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है, एक इंजन चलना बंद हो गया तो उसको क्या क्या इंटीमेट देगा वो पायलट को। ऐसी कई चीजें होती है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में आती है। फिर अपन बात करते हैं जब आपकी एप्लीकेशन बन गई, उसको आपने एक कंपनी में डेवलपर ने टेस्ट कर लिया, टेस्टर टीम ने टेस्ट कर लिया, फिर उसका पार्ट होता है डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन आप एक अपने लैपटॉप पे रन करते हो वही एप्लीकेशन को जब आप एंड यूजर यूज करेगा, काफी सारे कस्टमर्स यूज करेंगे, तो उसको एक वेब सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वेब सर्वर का मतलब ऐसा होता है कि नॉर्मल मशीन ही होती है लेकिन उसका पावर बहुत ज्यादा होता है, उसमें रैम ज्यादा होती है, उसमें नंबर ऑफ सीपीयू ज्यादा होते हैं और उसका स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। तो उन सब को जब एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है तो एक ये आर्किटेक्चर समझते हैं, जब एंड यूजर किसी ब्राउजर में कोई एप्लीकेशन यूज करता है तब वो आगे जाके एक वेब सर्वर को हिट करता है जो किसी एक पब्लिक डेटा सेंटर में इंस्टॉल होता है। जब वो एप्लीकेशन वहां से रिस्पॉन्ड करता है तब कई लोग चाहिए
उस डेटा सर्वर को मेंटेन करने के लिए। जब उस डेटा सर्वर को मेंटेन करने के लिए वहाँ जब डेटाबेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन सर्वर का क्या रोल है, उस पर परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, तो उसके लिए हमको एप्लीकेशन सर्वर एडमिन या फिर जो यूनिक्स सर्वर एडमिन की जरूरत होती है। वो ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं, उसके स्क्रीन को देखते हैं कि कहीं सर्वर गर्म तो नहीं हो गया है, उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड तो नहीं हो गया है, उसकी रैम एग्जॉस्ट तो नहीं हो गई है, उसके ऊपर स्पेस खत्म तो नहीं हो गया है। तो ऐसी कई चीजें होती है, तो उनके लिए काफी सारे टूल्स आते हैं और उनमें से और उन टूल्स को वो डायरेक्टली मॉनिटर करते रहते हैं। जब कुछ चीज उनको दिखती है तो वो टूल एक इंटीमेट करता है, एज एन एसएमएस कर सकता है, ईमेल कर सकता है उस एडमिन को। फिर एडमिन रात को भी एडमिन फिर लॉग इन करके उसको चेक कर सकता है सर्वर पे लोड बढ़ गया है। काफी सारे ऑटोमेटेड थिंग्स होते हैं वहाँ पे, लोड बैलेंसर वगैरह। तो ये सब चीजें हैं। तो उसमें मेनली दो तरह के सर्वर्स और जिसके लिए मार्केट में सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। पहला होता है वेबलॉजिक जो ओरेकल का सर्वर है, और एक होता है आईबीएम का वेबस्पेयर। अगर उनका कोई सर्टिफिकेशन करता है तब उसको जॉब के बहुत ज्यादा चांसेस डायरेक्टली मिल जाते हैं एज ए सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। उसी के हिसाब से अपने को यूनिक्स सर्वर के लिए सोलेरिस का भी एक सर्टिफिकेशन होता है, और एआईएक्स करके होता है जो आईबीएम का सिस्टम है, यूनिक्स सिस्टम, जहां ये सब चीजें रन होती है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज चैट पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसा कि आप सब पढ़ रहे होंगे अपने आरडीबीएमएस ओरेकल के बारे में, कि जो भी डेटा होता है वो जब एप्लीकेशन पे हिट होता है तो अपने को कहीं परसिस्ट करना होता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस में जब डेटा एंट्री होती है तो उसके बाद में उसको रिट्रीवल भी एप्लीकेशन करता है ताकि यूजर को दिखा सके। तो जब यूजर लॉग इन हुआ, इसने एक ट्रांजेक्शन किया, तो डेटाबेस की एक टेबल में एक एंट्री जाएगी। उसी हिसाब से जब वो वापस देखेगा तो वो एंट्री वहां से रीड होगी। तो रीड और राइट दो ऑपरेशंस होते हैं, उसको ये डीबीए मॉनिटर करता है कि डेटाबेस पे कितनी क्वेरी आ रही, उन क्वेरी का आउटपुट कैसे आ रहा है, उस क्वेरी पे रैम डेटाबेस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो इंडेक्सिंग वगैरह होती है। आप सब पढ़ोगे आरडीबीएमएस में कि इंडेक्स कैसे काम करती है। तो उस पर्टिकुलर टेबल पे इंडेक्स अच्छे से काम कर रही नहीं कर रही है, नहीं कर रही तो डेटाबेस एडमिन होगा वो एक इंडेक्स और क्रिएट करेगा ताकि जो एग्जीक्यूशन होगा किसी क्वेरी का वो फास्ट हो जाएगा। तो डेटाबेस लेवल पे वो डेटाबेस को मॉनिटर करता है। और अगर डेटाबेस एडमिन को कुछ ऐसा लगता है कि यार ये तो मशीन लेवल पे फाइल सिस्टम एग्जॉस्ट हो रहा है, क्योंकि डेटाबेस क्या करता है, टेबल मेंटेन करता है, टेबल का डेटा फाइल सिस्टम में जाता है, तो वो यूनिक्स एडमिन को बोलेगा कि यार मेरे को थोड़ा सा स्पेस करके दो, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है ओरेकल का वो सेव होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली इस फील्ड में सबसे ज्यादा जो आगे है वो ओरेकल सबसे अच्छा है। फिर DB2 का भी एक DBA सर्टिफिकेशन होता है, टेराडेटा भी एक डेटा में DBMS अच्छा काम करता है, और माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, ये सब अपने अपने सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। और अगर अपन आज के जमाने की बात करें तो अब हमारे लिए आजकल नो एसक्यूएल डेटाबेस भी, जो अपन आगे बात करेंगे, उसके लिए भी अच्छे लोग आजकल उसको रीड कर रहे हैं, जैसे मोंगो डीबी हो गया है, तो उसमें भी होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है वहां पे कि भैया हाँ कोई हैकर मेरे डायरेक्टली टेबल्स को एक्सेस कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो कई डेटाबेस लेवल पे व्यूज बता रहा है, व्यू क्रिएट करता है, फिर जिसको जितना चाहिए उतना ही डेटा देता है। पासवर्ड्स वगैरह हैं यूजर्स के, उनको वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करता है और उसको एक और हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वहां पे। और पीरियडिकली उसका डेटाबेस का बैकअप लेता है ताकि टेबल की साइज छोटी हो तो डेटा अच्छे से रिट्रीव हो जाए। तो अपन इसमें नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी अपना क्या हो गया है कि एप्लीकेशन जो था, मोबाइल डेटा मोबाइल से कोई एक्सेस कर रहा है उस वो भी डीबी पे आ रही है और फाइल सिस्टम को हिट कर रही है, वेब से कर रहा है, ऐसे करके अपना डेटा काफी पूल अप हो गया है। अब सेकंड जब वो आईसीआईसी या फिर कोई भी बैंक का मैनेजमेंट था, वो बोला कि यार अपने पास डेटा काफी आ रहा है, लेकिन मेरे को कुछ रन टाइम डिसीजंस लेने हैं कि भाई कौन सी ब्रांच अच्छा, जैसे जयपुर की ब्रांच है, उसमें दो ब्रांच थी उसी बैंक की और दोनों में बहुत सारा लोड आ रहा है। लोड बोले तो काफी सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो और उस तो क्या कर सकते हैं, क्या करें कि नई ब्रांच खोलनी, तो उसके डिसीजन मेकिंग के लिए एक अपना नेक्स्ट फील्ड शुरू होता है, वो जो होता है डेटा वेयर हाउसिंग। तो उसके अंदर अपने पास काफी सारे टूल्स हैं और काफी सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ ईटीएल और बीआई रिपोर्टिंग से। तो जो भी डेटा अपना डिफरेंट एप्लीकेशन से कलेक्ट हुआ तो वो उसके ऊपर एक ईटीएल टूल रन करते हैं लोग बाग। तो ईटीएल का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड
और फिर उसके ऊपर हम अपन बिजनेस इंटेलिजेंस लगाते हैं, और बिजनेस इंटेलिजेंस लगा के उस डेटा जो एक रैंडमली क्रिएट हो रहा है आपका आइदर डेटाबेस में हो रहा है और फाइल सिस्टम्स में हो रहा है, उसको एक फॉर्म्ड डेटा जो जिससे अपन कुछ बिजनेस डिसीजन ले सकें। जैसा कि समझ लो कि कौन सा कस्टमर है जो क्रेडिट कार्ड को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो उसका एक डिसीजन ले लिया कि हाँ, तो अपन उनको कुछ प्रमोशन भेज सकते हैं। तो ऐसे कुछ काफी सारे बिजनेस डिसीजंस हैं, वो एक हाई लेवल का मैनेजमेंट वो ले सकता है। फिर दूसरा अगर बोल सकते हैं कि अच्छा क्रेडिट कार्ड तो यूज हो रहा है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड कौन सी ऑनलाइन साइट पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो देखेंगे यार फ्लिपकार्ट पे हमारा क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, अमेजन पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो एक अमेजन या फ्लिपकार्ट के साथ ऐसा टाई अप कर सकते हैं ताकि उनको बोलेंगे भाई यहाँ जो भी ऐसे ऐसे का क्रेडिट कार्ड यूज करेगा उसको 5% डिस्काउंट दे दो आप, कि अच्छा ठीक है भाई हम दे देंगे। तो इस तरह की बिजनेस इंटेलिजेंस वाले टूल्स होते हैं जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करते हैं जो एट ए ग्लांस एक ही बार में मैनेजमेंट को कुछ डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं, और फिर उस डिसीजन से बिजनेस में इंप्रूवमेंट होता है। तो इसमें सबसे लीडिंग रोल है ओरेकल के बीआई और डेटा इंटेलिजेंस टूल्स हैं। फिर एक इन्फॉर्मेटिका है, उसका टूल आता है। फिर एक एक्सप्लेंटी करके है, इस हिसाब से एक AWS ग्लू है, काफी सारे टूल्स आते हैं जो इसमें काम करते हैं। फिर उसमें अपने पास नेक्स्ट आता है इसी ETL की फॉर्म में कि ETL कहाँ फेल हुआ, कि ETL फेल हुआ अपना कि जब आपका साइज ऑफ डेटा इज वेरी ह्यूज। तो उसमें सबसे पहले आपके पास अपन समझते हैं व्हाट इज बिग डेटा। तो बिग डेटा में क्या हो गया कि आपके पास एक ये 5 वीज है जिसको अपन समझ सकते हैं हाई लेवल पे बिग डेटा के लिए। सबसे पहले कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ द डेटा था वो बहुत ह्यूज हो गया। तो क्या होता है कि आपके जो BI जो पहले वाले टूल थे जो फर्स्ट टाइम किसी ने डेवलप किए, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए, उसमें बहुत टाइम लग गया क्योंकि आपका डेटा बहुत ज्यादा था। वो एक जगह से आया और जब उसको अपन दूसरी जगह एक्सट्रैक्ट करके उस पर एनालिसिस करके और जब लोड कर रहे थे रिपोर्टिंग के लिए, तो उसमें उनको 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, और उसके लिए विंडो वो कम था। और वेराइटी ऑफ डेटा, जैसे आपके पास डेटाबेस का डेटा आया, फाइल सिस्टम का डेटा हो सकता है, आपके किस किस यूजर ने कौन कौन सा वेब पेज और कौन कौन सा लोन देखा या कौन कौन से क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उस साइट पे देखी। फिर वेलोसिटी ऑफ डेटा, यूजर काफी हो गए तो बहुत फास्ट डेटा आने लगा। फिर उसके बाद में वैरायटी ऑफ डेटा, फॉर्मेट्स हो गए अलग अलग। वेरासिटी, वेर इनकंसिस्टेंसी आए, कई बार लॉग में से कुछ वैल्यू आई। तो उन सब डेटा को लेके एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना, यही बिग डेटा का मेन रोल था, और बिग डेटा उसी पे चल रहा है। तो बिग डेटा एक आर्किटेक्चर ये अपन समझते हैं, थोड़ा हाई लेवल है, बहुत हाई लेवल है, कि मोबाइल ऐप भी डेटा कर रहा है, वेबसाइट भी कर रहा है, माइक्रो सर्विसेज आज नया आ रहा है, और इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब डेटा पुल कर रहा है। फिर उसके बाद में जब ये डेटा पुल हो रहा है तो ये डेटा इसको एनालाइज करने के लिए अपने को SDFS और ऐसी कई चीजें हैं सिस्टम जो उस डेटा को स्टोर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। हाइव हो गया, मोंगोडीबी हो गया। जब आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में स्टोर हो गया, तब क्या होगा कि उसको रीड करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना आसान होगा, और उसको अपन बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। सो आपका डेटा एक चंक्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। जब मेरा प्रोग्राम चलेगा तो मेरे को यही देखना है कि मेरे को फर्स्ट चंक में डेटा लेना है, तो उससे आपका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है, और लास्ट में जो रिपोर्टिंग वगैरह चलेगी वो सेम ही रिपोर्टिंग है, मतलब रिपोर्टिंग इज नॉट चेंजिंग, ओनली चेंजिंग इज द पार्ट वेयर वी आर प्रोसेसिंग द डेटा। ठीक है। तो उसके आगे अपन चलते हैं फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में। ये क्यों जरूरी हुई? क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए जरूरी हुई कि जो भी अपन ने पिछले पढ़ा था डेटाबेस, और जो ओरेकल है उसके लिए DBA रखना पड़ा, और वेब लॉजिक है उसके लिए आपको वेब लॉजिक एडमिन रखना पड़ा, यूनिक्स उसके लिए एडमिन रखना पड़ा, और उनको उन सर्वर्स को बाय करना भी एक हेडेक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत महंगे आते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, काफी सारे मार्केट में प्रोवाइडर्स आए, AWS हुआ, एजूर हुआ। तो वो क्या करते हैं कि आपको ये सब चीजें ऑन डिमांड दे देते हैं, कि आपको सर्वर कि सर कितने सर्वर चाहिए, कि मेरे को 5 सर्वर चाहिए, कि ये लो। कितना स्टोरेज चाहिए, कि मेरे को इतने TB स्टोरेज चाहिए, कि ये ले लो। आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन सर्वर चाहिए, लाइक आपका एप्लीकेशन जावा में डेवलप है या .NET में है या PHP में है या पाइथन रन करना है, तो उस हिसाब से वो आपको एप्लीकेशन एक्विजिशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। डेटाबेस कौन सा DB चाहिए आपको, MongoDB चाहिए
या माई SQL चाहिए या और कोई चाहिए, तो वो सब अपने अपने क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। अब क्लाउड में थोड़ा सा आगे जाऊंगा मैं, तीन तरह के क्लाउड होते हैं: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। सो प्राइवेट क्लाउड मतलब कि आपका खुद का एक छोटा सा क्लाउड है, वो बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा समझ लो। पब्लिक क्लाउड वो सबके लिए ओपन है। और हाइब्रिड क्लाउड ऐसा होता है कि आपका क्लाउड में है एप्लीकेशन, लेकिन कई बार क्या होता है, पार्ट ऑफ एप्लीकेशन जो आपका प्राइवेटली इंस्टॉल्ड है, तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक रिसोर्स डाउन होता है तब वो दूसरा अपने आप अप कर देता है, ऐसा समझ सकते हो। ऑन डिमांड, जैसा आपको लगा कि मेरा सैटरडे संडे को लोड ज्यादा रहता है और बाकी दिन में आराम रहता है, ज्यादा कुछ लोड नहीं है, तो आप उस क्लाउड प्रोवाइडर को ये बोल सकते हो कि यार सैटरडे संडे तो मेरे को 10 मशीन चाहिए, लेकिन बाकी पूरे वीक में 5 मशीन चाहिए, ऐसा कर सकते हो। और इजी टू मेंटेनेंस, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपका एक क्लाउड मशीन है वो दूसरे पे स्विच हो जाता है, और आपको उतना ही पे करना है जितना आपको चाहिए, तो पेमेंट भी आपका कम हो गया। और ऑटोमेटिक सिस्टम्स, मतलब उसमें कुछ फॉल्ट होता है तो जो उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की टीम है वो देखती है और उसको फटाफट फॉल्ट रिजोल्यूशन, बहुत टाइम कम हो जाता है, और नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलती है। तो इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है सेल्सफोर्स का, जो आपको सभी तरह के क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप जस्ट उसको, सेल्सफोर्स को रिट्रीव करते हो, उसकी एपीआईज को यूज करते हो और अपना सब सॉल्यूशंस रेडीमेड मिल जाता है वहाँ पे। अब अपन नेक्स्ट जो बज़वर्ड है मार्केट में वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा चीज है जिसमें आप अपनी मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हो। आर्टिफिशियल मतलब वो एक भगवान के द्वारा बनाई गई नहीं, अपन ने उसको बनाया और उसी चीज को अपन इंटेलिजेंस बनाते हो। तो इसमें तीन मेजर पिलर्स हैं, एक होता है मशीन लर्निंग और एक होता है डीप लर्निंग। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है। मशीन लर्निंग में ज्यादा ऐसा होता है कि आपको डेट ऑपरेशनल बेस्ड जो रिकमेंडेशंस होती है वो मशीन लर्निंग में आती है। जैसा कि आपने कुछ डेटा एक्सेप्ट किया, क्रेडिट कार्ड वाला देख लिया अपन ने, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही पार्ट है, जिसमें आपने एनालिटिक्स लगाई और आपने कुछ गैस कर लिया उस पर्टिकुलर डेटा से कि भैया इस बंदे ने फ्लिपकार्ट पे इतना लास्ट मंथ में इतना किया, तो ये फ्यूचर में ऐसा कर सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कुछ भी। तो उसमें अपन मशीन लर्निंग में आती है। वैसा ही एक छोटा सा प्रोग्राम समझ सकते हैं अपन, जो है कि आप एक सिस्टम को हाइट दो और वो आपका वेट बता दे। तो उसमें क्या होगा, जितना ज्यादा डेटा होगा उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की एक्यूरेसी बढ़ती रहती है। कि आज तो एक आपको वेट मास इंडेक्स होता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपना प्रोग्राम बता सकते हो। और जैसे जैसे आप नया डेटा आता है उस प्रोग्राम के पास, वो अपना एरर जो मार्जिन है उसको कम करता रहता है। तो उससे जितना ज्यादा डेटा होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के दे देता है। उसी फील्ड में एक आता है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग उसका एक एक्सटेंड है जो ज्यादातर अपना न्यूरोलॉजी में यूज होता है, वे मतलब डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड में ज्यादा यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, आप जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपका डिसीजन भी एक्स्ट्रा ले सकता है वो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही वास्ट फील्ड है, अपन अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो उसको अपन भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले समझते हैं मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हो, और आप डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग के आगे आगे करते रहते हो। फिर आगे करते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट। आपने ये देखा होगा कि गूगल का ट्रांसलेटर अच्छे से काम करता है आजकल। वहां आप बोलते हो तो आपको वो टेक्स्ट दिख के आ जाता है, और अगर उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना है, जो मैं यूजुअली आजकल यूज करता हूँ, मैं उसको इंग्लिश में बोलता हूँ, वो स्पेनिश में ट्रांसलेट करके देता है, क्योंकि यहाँ लोगों को बहुत कम स्पेनिश आती है। फिर अपन नेक्स्ट करते हैं इमेज रिकॉग्निशन। इमेज रिकॉग्निशन में आप क्या करते हो कि आप उस सॉफ्टवेयर को कुछ सैंपल इमेजेस दे देते हो कि भैया हाँ ये मेरी इमेज है, हाँ ये इमेज देवेंद्र की है, ये इमेज पवन की है, ये नरेंद्र की है। तो जब भी वो उसी तरह की इमेज नेक्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एज एन इनपुट आएगी, तो वो उसको अपने आप टैग कर देता है। जैसा कि आपने फेसबुक पे देखा होगा, आपके एनिवर्सरी पे या आपके बर्थडे पे कई सारे कैलेंडर्स होते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली बना के देता है। वैसे ही गूगल का जो है अपना फोटोज है, वो भी सेम चीज करके देता है। तो ये एक एआई का फील्ड हो गया। ये भी काफी वास्ट है, जैसे लैंग्वेज रिकॉग्निशन या लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आप, और नेटफ्लिक्स का है, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन है, वो भी एआई पे काम करता है।
आपने एक मूवी देखी, जो मैं जनरली मैं देख यहाँ मैं कोई मूवी देखता हूँ तो वो मेरे को इंग्लिश में ही देता है, लेकिन कई बार जब मेरा बेटा देखता है तो वो स्पेनिश में देखता है उसको, तो उसके बाद में जो भी रिकमेंडेशन आएगी वो उसके स्पेनिश में आएगी, और उसका जो सब टाइटल है वो भी वो स्पेनिश में स्टार्ट कर देता है। तो ये सब चीजें हैं वो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में वो सब डे टू डे लाइफ में उसको यूज करते रहते हैं, और ये डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा काम करता है। और रोबोटिक्स, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपने सबने टेस्ला की स्मार्ट कार के बारे में सोचा होगा। ओके, सो वो भी एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। और लास्ट एक फील्ड जो अपन ने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि डोमेन एक्सपर्ट, हर डोमेन एक्सपर्ट अपने को इस फील्ड में अपना रिकमेंडेशन देख सकता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, और वो करता क्या है, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है। अगर बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है तो बैंक का कोई अगर डोमेन एक्सपर्ट होगा, वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ काम करेगा और बैंक से बात करता रहेगा कि अच्छा तुमको ये चाहिए, और सॉफ्टवेयर कंपनी को उस डोमेन में बारे में इनपुट देता रहता है कि भैया हाँ ये स्क्रीन पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। यूजर को ऐड करने से पहले कुछ टाइम का बफर दो ताकि सिक्योरिटी नहीं रहेगी, और जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको यूजर को समझाता रहेगा, क्योंकि ऐसा 1-to-1 मैपिंग करना बहुत मुश्किल है। जो लेजर पे काम करता है उसको सॉफ्टवेयर पे आने में टाइम लगता है। और आप सबने भी देखा होगा, मतलब कि आप जब फर्स्ट टाइम कोई व्हाट्सएप यूज करता है उसको थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद में सब कुछ ईजी चलता है। सेम फेसबुक पे, कई लोग फेसबुक पे उनको इंस्टा यूज करना नहीं आता होगा, या ट्विटर पे ट्वीट करना नहीं आता होगा, सेम ये सब डोमेन एक्सपर्टीज का काम होता है कि जो आप एक बार सब कुछ चीजें देख लेते हो। और ये क्या करते हैं, प्रिडिक्शन में भी काम करते हैं। स्टेट्स की कई एल्गोरिथम्स है वो लगाते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रेशन है वो स्टेट्स वाले लगाएंगे, उससे क्या होगा कि रिजल्ट्स बार अच्छा निकलता है आपका। और सिर्फ किसी को एचआर में है तो वो एचआर वाले टूल्स को यूज करके उसमें एज ए बिजनेस एनालिसिस ऐड कर सकता है। कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है तो बैंकिंग डोमेन वाले आ सकता है। मेरे हिसाब से हो गया है मेरा। धन्यवाद। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट है रविंद्र सिंह जी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। Yes, so shall I share my screen? यस प्लीज। हाँ साहब। और 1 मिनट में देखता हूँ मेरे पास है तो। यस, हाँ है मेरे, चलिए। Okay. आप शेयर कर रहे हैं? हाँ दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं। कोई नहीं, तो रविंद्र आप खुद ही कर हाँ लें आप कर screen। लीजिए फिर। So अभी आ रही है स्क्रीन? हाँ हाँ अब शुरू हो अभी गई। लोड हो रही है। Okay. तो हाँ हमें दिख रही है अभी स्क्रीन। यू कैन कंटिन्यू। Okay. So my name is रविंद्र सिंह, गांव नेवरी, और मैं 10 साल से जीआईएस फील्ड में काम कर रहा हूँ और हाल फिलहाल में कुवैत में हूँ। So today I'll be speaking about GIS, like what GIS is, where what industries are using the GIS और कहाँ पे अपन GIS को यूज़ कर सकते हैं, एंड क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं अगर जीआईएस में जाना है, तो क्या क्या किस टाइप के आप जॉब करेंगे फ्यूचर में अगर कोई जीआईएस में जाएगा वो, फिर कौन से कोर्सेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं जो करके आप जीआईएस फील्ड में आ सकते हैं इवन आफ्टर 12th ग्रेजुएशन, और इवन इफ यू आर ऑलरेडी इन द जॉब, and then I will be sharing some links so that you can go through with the GIS. So what GIS basically is, it's not a new technology, it's a domain which is a combination of IT and the geography. So रविंद्र IT बना is all about, रविंद्र बना अपने yes, साथ कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो okay. हिंदी में ज़्यादा बोलें क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे पूरी बात। तो जीआईएस में क्या होता है कि जीआईएस कोई नया फील्ड नहीं है, मतलब फील्ड नया है लेकिन ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी को मिला के एक नया फील्ड बनाया गया है। तो जो अभी देवेंद्र सिंह जी ने समझाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, ईटीएल, डेटाबेस, ये सब इन सब को यूज करके जो ज्योग्राफी है अपनी, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से मैप्स वगैरह हैं, इनको उन आईटी के साथ कंबाइन जब करते हैं तो एक जीआईएस नया फील्ड बनता है अपना।
सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर भी होते हैं इसमें, स्पेशल हार्डवेयर होते हैं जो कि जीआईएस के लिए ऑप्टिमाइज रहते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एचआर के लिए और बैंकिंग के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं, वैसे ही जीआईएस के लिए भी कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उनको सीखना पड़ता है जीआईएस में आने के लिए। और इसका बेसिकली यूज होता है डेटा को एनालाइज करने में बेस्ड ऑन द लोकेशन, कि अगर मैं इस जयपुर में रहता हूँ तो मेरे जयपुर के आसपास क्या फेमस चीज़ है घूमने के लिए, ये सब अपन अपने नियर बाई लोकेशन को जानने के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन कि कोई बैंगलोर में क्या चल रहा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। सो जैसे कि आपने एक सेइंग सुनी होगी, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, सो ऐसे ही मैप स्पीक्स 1000 वर्ड्स देन द पिक्चर। तो अगर आप मैप को देखते हैं एक बार तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आती है कोई भी चीज़। तो अभी आपने जैसे चाइना इंडिया का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें सारे न्यूज़ चैनल सैटेलाइट इमेज दिखा रहे थे कि यहाँ पे ये था, वहाँ पे ये था, तो आपको इजीली समझ में आ रही थी वो सारी चीज़ें। वैसे ही जीआईएस हेल्प करती है आपको आपके बिजनेस को और इजीली लोकेशन के हिसाब से समझने के लिए। सो इसमें अपन डेटा को देख सकते हैं 2D एंड 3D। सो अभी आप यहाँ टॉप राइट में जो मैप देख रहे हैं इंडिया का ब्लैक स्क्रीन में, तो उसमें इंडिया का जो कोविड का स्टेटस बता रहे हैं इसमें, कि ये मैप है, राजस्थान में कितने केसेस हैं, साइड में चार्ट्स हैं। तो ये अगर अपन मैप यहाँ से हटा दें तो ओनली चार्ट और ये सब रहे तो आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी कि ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अभी आपके सामने मैप है तो आपको इजीली पता चला, अच्छा राजस्थान में इतने केस हैं, नॉर्थ में इतने, साउथ में इतने, तो इट गिव यू मोर होलिस्टिक व्यू। सो ऐसे ही और कहाँ पे जीआईएस का सब यूज करते हैं, सो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड यूजेस जीआईएस नाउअडेज। अगर बिजनेस में बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज भी यूज करती हैं, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, मार्केटिंग। इंश्योरेंस वाले इस तरह से यूज करते हैं कि लेट्स से अगर आप कोस्टल रीजन में रहते हैं और आपको अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना है, तो वो एनालिसिस करते हैं इंश्योरेंस वाले कि अच्छा कोस्टल एरिया से कितने किलोमीटर दूर ये मतलब प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो डिसाइड करते हैं, कितनी वल्नरेबल आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सब। तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी यूज करते हैं। रियल एस्टेट यूज करता है पूरी प्लानिंग करने में, कि जैसे पुणे में मगरपट्टा सिटी है या और भी कहीं देखेंगे आप, तो अब मेरे को कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनानी है, ऑप्टिमाइज क्या रहेगा, कौन सा रूट मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, शॉर्टेस्ट रूट एनालिसिस, और कितनी ग्रीनरी मेरे को जरूरत है, वो सब करने के लिए वो जीआईएस यूज करते हैं। और रिटेल इंडस्ट्री यूज करती है कि जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, अगर फोन में आप किसी मार्केट से गुजरते हैं, किसी मॉल के नज़दीक से गुजरते हैं, तो आप देखते हैं कि सडनली आपको एक मैसेज आता है आपकी कोई एप्लीकेशंस में कि यू आर नियर बाई पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट और नियर बाई लाइफस्टाइल, तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपके मोबाइल की जो लोकेशंस हैं वो जो एयरटेल या ये सब है, इनको ये हमेशा ट्रैक करते रहते हैं अननोइंगली। तो वो उनका बिजनेस जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उनसे टाई अप रहता है, दे शेयर कि ये यूजर यहाँ पे है, सो वो इंस्टेंटली आपको मैसेज भेजते हैं, सो दैट उनकी एडवर्टीजमेंट होती है बेस्ड ऑन यूजर्स नियरेस्ट लोकेशन। डिफेंस में इसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। सो डिफेंस में तो जैसे अभी वो चाइना इंडिया का वॉर हुआ था, उसमें काफ़ी यूज़ किया इसको। और जो डिफेंस पर्सनल है वो अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में यूज़ करते हैं कि अगर नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में जा रहे हैं तो कितनी हाइट है, कितना मेरे को टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। अगर मैं एक पर्टिकुलर हाइट पे बैठा है सोल्जर, तो उसको उसके सामने कितना किलोमीटर तक का एरिया को वो सर्विलेंस कर सकता है, उन सब की एनालिसिस जीआईएस सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। वो प्लानिंग वगैरह एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूशन के लिए बहुत यूज होता है। इसके लिए फिर अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं डिफेंस एंड जीआईएस के। एजुकेशन सेक्टर में आप जीआईएस को, जो जनरली अपन 10th के बाद में क्या करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, बायोलॉजी ले लो, या फिर आर्ट्स या कॉमर्स ले लो। लेकिन आर्ट्स में जब ज्योग्राफी लेता है तो बच्चे सोचते हैं कि ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, पासिंग स्कोर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन वही अगर अपन जीआईएस सॉफ्टवेयर के थ्रू ज्योग्राफी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे फील्ड, रादर देन जस्ट स्कोरिंग द मार्क्स। सो एजुकेशन सेक्टर में इसका बहुत यूज किया जा सकता है, बच्चों को एक एनवायरनमेंट के बारे में एजुकेट करने के लिए। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में
अपनी इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी है ऑलमोस्ट सब यूज़ करती हैं जीआईएस को उनकी प्लानिंग में। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी लॉन्च किया था कॉन्सेप्ट, तो उसमें सब जीआईएस का यूज़ कर रहे हैं प्लानिंग के लिए कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन कहाँ कैसे जाएगी, रोड कितनी विड्थ की होगी, उसमें गैस पाइपलाइन कैसे जाएगी, उन सब की प्लानिंग जीआईएस सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। क्योंकि जो अपना होल अर्थ है वो डिवाइडेड है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स में, मतलब अक्षांतर और देशांतर। तो अपन अगर अपने को ये दोनों चीज पता हो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो वी नो कि अर्थ पे अपन किस जगह पे हैं। सो उन सब का यूज करके गवर्नमेंट प्लानिंग वगैरह में यूज करती है। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट काफी टाइम पहले, एपीडीआरपी करके, जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस थी उनको हर एक स्टेट में ऑप्टिमाइज करने के लिए एंड जीआईएस सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। तो उससे ये फायदा हुआ कि जनरली अपन देखते हैं कि आज रोड बनाई और कुछ महीनों बाद में इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं, दे डिग द रोड कि हमें यहाँ फॉल्ट मिला है, शायद यहाँ हो सकता है ये प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ होता नहीं है। तो टाइम भी वेस्ट हुआ, जो रोड डिपार्टमेंट ने काम किया वो भी वेस्टेज गया। तो वो सब चीज़ें अपन अगर जीआईएस से प्लानिंग करें तो वो रोकी जा सकती हैं और बेटर वे में की जा सकती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ कर रही है। एंड थर्ड आ गया मैपिंग एंड चार्टिंग। सो मैपिंग मतलब अपन जनरली मैप देखते हैं, तो वो मैप एक जीआईएस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाए जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप के मैप्स डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। जैसे एरोनॉटिकल मैप होते हैं, उनका डिज़ाइन अलग सोच के बनाया जाता है। और गूगल मैप जो अपन यूज़ करते हैं वो इतना सिंपल बनाया गया है कि कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि अच्छा मेरे को ए लोकेशन से बी लोकेशन जाना है तो ये यूज़ करना है। तो हर यूज़र को देखते हुए अलग से वो बनाया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। जैसे कि अभी ओला, उबर, ये सब जीआईएस जो मैप यूज़ करते हैं वो बैक एंड में जो पीछे जो उनका प्रोसेस चलता है उसमें वो कहीं ना कहीं जीआईएस यूज़ करते हैं। और गूगल यूज़ करता है, एप्पल मैप्स यूज़ करता है। जो स्मार्ट कार की अभी देवेंद्र सिंह जी ने बात की, तो उसमें विदाउट मैप स्मार्ट कार मतलब स्मार्ट जो ऑटोमेटिक व्हीकल है वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब तो उसमें मैप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इंडिया में भी काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि स्मार्ट मैप बना रहे हैं, मतलब नेविगेशन जो आपको वही गाइड करते हैं, ये सब चीज़ें। और इसमें जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो है करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। जब आप जीएस फील्ड में जाएंगे तो क्या क्या आप जॉब करेंगे, मतलब वंस यू आर इनटू जीआईएस। तो सबसे पहला जो बेसिक जॉब आता है वो है सर्वेयर्स का। ये तो सर्वेयर्स में क्या होता है कि आपने रोड पे कभी देखा होगा, रोड जब कंस्ट्रक्शन होता है तो एक डिवाइस रहती है जिसमें एक मतलब जो वर्कर है वो देखता रहता है उसके अंदर, और उसके सामने एक और खड़ा रहता है वर्कर, वो भी उसमें देखते हैं। सॉरी, हाँ जारी रखें, आप जारी रखें। नहीं, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। सो वो सब क्या करते हैं कि वो सर्वे करते हैं कि ये रोड की कितने स्ट्रेट है, कितना बैंड है उस रोड में, सो दैट अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सकें उसको। तो इस तरह की डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं उनमें जीपीएस पॉइंट लगे रहते हैं, मतलब जीपीएस इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो कि सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, सो दैट उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे कि मैं जयपुर में लेट से मानसरोवर में अगर चल रहा है तो मेरे को पता रहे कि मानसरोवर के इसके लोकेशन ये हैं। फिर अगर वो रोड आगे तक जा रही है तो उसके भी लोकेशन पता रहे, सो दैट फिर जब वो डेटा जो सर्वे किया है वो सॉफ्टवेयर में आता है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं कि अच्छा मेरे को रोड इस तरह से नहीं, इस लेफ्ट इतना करना है, राइट इतना करना है, ये एंगल लगाना है, ये सब चीज़ें। और जो अपने सर्वेस का और भी काम होते हैं, जैसे कि रोड के ऊपर क्या है, मतलब किस लोकेशन पे कितनी शॉप्स हैं, कहाँ कौन सा मॉल कहाँ है, उनकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को पता करना। तो आजकल जो बड़ी बड़ी इवन गूगल मैप में जो आप लोकेशंस देखते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी इस लोकेशन पे है, आप मैप पे डालते हैं आपको बता देता है। तो उसके लिए भी क्या होता है ना, गूगल मैप वाले अपने सर्वेयर्स को भेजते रहते हैं थ्रू आउट द सिटीज़। दे मतलब उनका टाई अप रहता है थर्ड पार्टी कंपनीज से जो कि सर्वे का ही काम करती हैं ओनली। तो इस तरह से सर्वे का जॉब रहता है। लेकिन सर्वेयर्स के जॉब में क्या रहता है कि मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना ज़्यादा मतलब पैसा नहीं है कंपेयर टू, बिकॉज ये बहुत लो लाइंग जॉब रहता है। फिर सेकंड जीआईएस स्पेशलिस्ट एंड स्पेशल डेटा एनालिस्ट, इनका काम होता है कि जो जीआईएस डेटा अपने है उनके पास,
उसके ऊपर एनालिसिस करना कि इसको यूज़ कैसे करेंगे डेटा को। फॉर एग्जांपल, अगर जयपुर म्यूनसिपैलिटी, अगर उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को जो पूरे जयपुर में वेस्टेज जो इकट्ठा होता है हर एक घर से, उसको मैं कहाँ पे डंप करूँ, मतलब कौन सी लोकेशन है, जयपुर के नॉर्थ में करूँ, ईस्ट में करूँ तो सिटी से कितना किलोमीटर दूर होना चाहिए, वो आसपास क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन सब का जो एनालिसिस एंड स्पेशलाइजेशन जो करते हैं वो जीआईएस स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं जीआईएस डेटा के ऊपर और प्लानिंग करते हैं वो। जैसे कि एयरपोर्ट है, उस उनका रूल होते हैं कि आप एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के अंदर कोई डंप यार्ड नहीं बना सकते, बिकॉज जो बर्ड्स वगैरह ज़्यादा होते हैं तो उससे क्रैश होने के चांस होते हैं। तो इस तरह से जीआईएस हेल्प करती है आपको डिसीजन लेने में। फिर तो जीआईएस स्पेशलिस्ट की मार्केट में काफ़ी डिमांड है, इंडिया भी, इवन अब्रॉड भी। फिर थर्ड अपन बात करते हैं कार्टोग्राफर की। कार्टोग्राफर इज लाइक अ पेंटर और इज वेरी क्रिएटिव। पेंटर क्या करता है कि आपकी फोटो बनाता है या पेंटिंग करता है, वैसे ही कार्टोग्राफर का काम है जो मैप होता है उसको और ब्यूटीफाई करना, मतलब उसको अच्छा दिखने वाला बनाना, और उसको देखते ही आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब एट वंस ग्लैंस आपको समझ में आएगी कि अच्छा ये मैप मेरे को ये दिखाना चाह रहा है। जैसे आप गूगल मैप ओपन करते हैं तो सबसे टॉप में आपको रोड्स वगैरह नहीं दिखती हैं, लेकिन जैसे आप जूम इन करेंगे तो धीरे धीरे रोड्स, बिल्डिंग्स, फिर अदर फीचर्स, रिवर, ये सब दिखने लगे। तो उनका जो ऑप्टिमाइजेशन है, कौन सा फीचर किस कलर में होना चाहिए, रोड क्या कलर की होगी तो यूजर को अच्छा दिखेगा, ये सब डिसीजन मेकिंग है, जो ब्यूटिफिकेशन मैप है वो कार्टोग्राफर करता है। तो कार्टोग्राफर की भी डिमांड है काफ़ी। फिर जीआईएस एडमिनिस्ट्रेटर जो जॉब है, उसका काम है कि जो जीआईएस के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे देवेंद्र सिंह जी ने बताया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर, ये सब, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना कि आर दे वर्किंग करेक्टली, उनमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, किस यूज़र को क्या परमिशन देनी है, किस यूज़र को किस डेटा की परमिशन देनी है, वो सब का काम जो करता है वो जीआईएस एडमिन करता है। फिर लास्ट में आता है जीआईएस सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो जीआईएस सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे हाई पेइंग जॉब है ये मार्केट में, जीआईएस फील्ड में। इवन डेवलपर की तो आईटी में हर जगह ही डिमांड रहती है, तो इसके लिए भी इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जीआईएस सॉफ्टवेयर डेवलपर की। इवन इन्फोसिस, टीसीएस और गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना, इसरो है, नेशनल स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये सब भी जीआईएस सॉफ्टवेयर डेवलपर की डिमांड करते हैं, एंड जीआईएस स्पेशलिस्ट दोनों की डिमांड रहती है वहाँ पे। इसरो की वेबसाइट पे भी कई बार नोटिफिकेशंस आते हैं कि डेवलपर की वैकेंसी है स्पेसिफिक फॉर जीआईएस ऐसे। फिर अपन देखते हैं कि कौन ग्रेड का, लाइक 12th के बच्चे जीआईएस में कैसे आ सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप कैसे आ सकते हो, वो उस पर अपन फोकस करते हैं। सो 12th के बाद में आप बेसिकली बीटेक कर सकते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, लाइक द कोर्स नेम इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसकी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे देहरादून में जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है वो बीटेक करवाती है आफ्टर 12th, लेकिन उनके कुछ एडमिशन क्राइटेरिया होते हैं, वो आप, मैं अभी वेबसाइट लिंक कीजिए जो मैंने लास्ट में दिया है, उस पर आप देख सकते हैं कि तो इंडिया में टोटल कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज करवाते हैं। तो उसमें 4 साल का कोर्स होता है ये, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस एल्गोरिदम डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सब चीज़ें बताते हैं वो। एक हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है JNTU आई थिंक, वो भी बीटेक करवाती है। साउथ में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी आई थिंक चेन्नई में, वो भी करवाती है बीटेक। अगर किसी ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया हुआ है, बी इट इन BSc और BA और BCom, उसके बाद अगर आपको जीआईएस में जाना है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि 1 साल के होते हैं, कुछ 1.5 ईयर के होते हैं, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग से मतलब है कि सैटेलाइट इमेजेस के ऊपर वर्क करना, सैटेलाइट इमेज या लिडार डेटा। और या फिर ग्रेजुएशन के बाद में आप MSc कर सकते हैं, MSc नॉर्मल जैसे 2 इयर्स की होती है। तो जीआईएस में आजकल बहुत यूनिवर्सिटीज़ कराने लगी हैं। पुणे में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, उनका कोर्स भी बहुत अच्छा है। साउथ में इवन IIT भी आजकल MTech करवाने लगी हैं इसमें, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। IIT बॉम्बे है, एंड अपनी ये अलवर के पास में नीमराना है, वहाँ पे NIIT यूनिवर्सिटी है,
उनका भी कोर्स अच्छा है, बीटेक इन जीआईएस एंड एमटेक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स से। और अगर किसी ने ऑलरेडी बीटेक किया हुआ है एंड उनको अगर ये फील्ड थोड़ा फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग लगता है, दे कैन ऑल्सो गो फॉर मास्टर्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। सो इसके लिए कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है कि आपने अगर फिजिक्स मैथ साइंस ही लिए तो ही आप इसमें जा पाओगे, देयर इज नो लिमिटेशन। आप आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड आप जा सकते हैं इसमें। और जो लोग ऑलरेडी आईटी में हैं, अगर उनको इसमें स्विच करना है तो वो भी देयर आर सम सर्टिफिकेशंस, वो भी चूज कर सकते हैं। और इवन सर्वेइंग के भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, नोएडा इंस्टीट्यूट में वो करवाते हैं। इवन आई थिंक जयपुर में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स का है, वो भी डिप्लोमा कुछ करवाते हैं। एंड जो मैंने लिंक दिया है नीचे, आप इस पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मैं आपको लेके जाऊँ उस पर, लिंक मैं कॉपी कर दूंगा। हाँ आप लिंक कॉपी कर देना। सो फिर ये कुछ लिंक्स हैं जो मैंने शेयर किए हैं, सो दैट जो भी ऑडियंस देख रहे हैं दे कैन गो थ्रू, अगर वो इंटरेस्टेड है, उनको जानना है और जीएस के बारे में डीपली कि ये क्या है, कौन कौन सी कंपनी इसमें काम करती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स इसमें हैं। तो आप udemy.com का नाम सुनेंगे, उसमें भी कोर्सेज है जीएस के बारे में, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। ये कुछ कंपनीज हैं जो इसमें जिनके प्रोडक्ट्स हैं, ESRI है, हेक्सागोन है, पिटनी बोस, इनके ऑफिसेज इंडिया में भी है ऑलमोस्ट सब कंपनी के। जी जनरल इलेक्ट्रिक है, इनके भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अगर कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है तो वो इस लिंक्स के थ्रू जा सकता है। ओपन लेयर, QGIS, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये था सारा ब्रीफ अबाउट GIS। और अगर डिटेल में अपन एक नेक्स्ट सेशन रख सकते हैं पूरा डिटेल में, क्योंकि GIS में भी बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, तो उनके बारे में और डिटेल में जाया जा सकता है। बिफोर आई रैप इट अप, मैं एक लिंक दिखाता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें कितना इंटरेस्टेड है GIS में। ये अपने ESRI, इसरो है जो है, उसकी वेबसाइट है, उसमें उन्होंने मतलब जैसे गूगल मैप होता है वैसे उन्होंने इंडिया का गूगल मैप इसरो ने बनाया है। ये आप देख सकते हैं, पूरा इंडिया का मैप है इसमें। आप गूगल मैप की जैसे इसमें सर्च कर सकते हैं सब चीजें। तो ये अपना इंडिया का मेक इन इंडिया काइंड ऑफ यू कैन से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्ट ले रही है एंड आगे रिसर्च में हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स को, और गवर्नमेंट भी यूज कर रही है, जैसे माइनिंग सर्विलियंस, गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन, जल संचय, वाटर रिसोर्स, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब यूज कर रहे हैं इसको। एंड देन ये इंडिया की जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इसको यूज कर रही है कि कौन से स्टेट में कितने अर्बन हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। तो ये नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन है, सो दैट ये देख सकते हैं। तो अगर ये GIS यूज कर रहे हैं इसलिए अपने को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसमें अगर ये मैप वाला पार्ट हटा दें, ओनली यही रखें, तो आपको समझने में थोड़ा यू हैव टू पुट एफर्ट मतलब। लेकिन यही मैप पे जाऊं मैं, इसके ऊपर माउस पे ऐसे लेके जाऊं तो पता लगेगा अच्छा स्टेट राजस्थान में इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप इसके अंदर जाएंगे तो फिर ये और डिटेल बताता जाएगा कि कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है ऐसे। तो ये बेसिकली GIS है जो आप देख रहे हैं अभी। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इनके भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और ये डेडिकेटली GIS को यूज करते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए। फिर जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी GIS को यूज करते हैं IT के अंदर। हर एक स्टेट के लिए वो एप्लीकेशन बनाते हैं GIS की। एंड देन जो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट है, इनका IT डिपार्टमेंट है, वो भी GIS को बहुत यूज करता है प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन, भामाशाह योजना, इनके ऊपर मॉनिटरिंग, ई-मित्र को जानने के लिए, ग्राउंड वाटर कैसा है राजस्थान में, एग्रीकल्चर को कहाँ प्रमोट करना है नहीं करना, हेल्थ गवर्नमेंट की डिसीजन लेने में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और ये वेबसाइट है कि आप और जान सकते हैं कि GIS क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ यूज होती है GIS, क्या मॉनिटर करने में, ये सब।
हाँ तो ये सब आज के लिए इतना था जीआईएस का। हाँ नरेंद्र सिंह जी, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ आपने देखे होंगे। हाँ हाँ, एक दो क्वेश्चंस हैं। वैसे तो यस। आंसर कर दिए हैं। एक मानवेंद्र सिंह शेखावत है बना, उन्होंने बोला था कि आई वांट टू गो इनटू दिस सेक्टर। तो हाँ, जैसे इन्होंने रवि बना ने बताया है कि आप 12th के बाद भी जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं, बीटेक के बाद भी जा सकते हैं। और वो मैंने लिंक्स भी अपने इसमें लाइव सेशन में डाल दिए हैं, तो उसके थ्रू आप और ज्यादा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और वो उस इस वाली सेक्टर में, जीआईएस सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था सुरेंद्र सिंह जी राठौर तनवारा, एक मिनट इन्होंने कहा कि रविंद्र बना, आपकी ये स्क्रीन जो प्रेजेंट कर रहे हैं इसको आप बंद कर दें जिससे डबल नहीं दिखे। हाँ वो एक क्वेश्चन और था सुरेंद्र बना का, सुरेंद्र सिंह तंवरा, बीकॉम और एमकॉम के विद्यार्थियों का क्षेत्र में कोई भविष्य है क्या? तो जैसे इस वाले आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, फैसिनेटिंग लग रहा है तो। और लेकिन हम जो फ्यूचर में मतलब आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसे सेशंस लेंगे, जैसे आप बैंकिंग की साइड में जा सकते हैं, तो आप कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ टूल्स हैं, वो सीख के भी आप है ना बीकॉम या एमकॉम के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स या जो भी जॉब सीकर्स हैं, वो आईटी वाली फील्ड में आ सकते हैं। तो वो हम लोग सेशंस लेंगे। तो आप ये वाले अपना इस वाले फेसबुक से जुड़े रहे। हम लोग हर वीक कोशिश करेंगे हर वीक सेशंस देने की। और हम लोग 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि हम क्या सेशंस करने वाले हैं। जैसे आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन था डिफरेंट टेक्नोलॉजी, और एक स्पेसिफिक सेशन था जीआईएस का। तो इसी तरह से अब हम गोइंग फॉरवर्ड जो वीकेंड्स आएंगे सैटरडे संडे, हम लोग स्पेसिफिक चीजों पर बात करेंगे। आज जैसे जीआईएस हो गया, अगली बार हम डेटा एनालिस्ट हो सकता है, बिग डेटा हो सकता है, जो भी है हम लोग जैसे जैसे हम प्रिपेयर करेंगे तो ऐसा रहेगा। सो आई थिंक यही 2-3 क्वेश्चंस थे अभी तक तो। एक वो बार बार सबका आ रहा था कि ये बाद में उपलब्ध रहेगा या नहीं रहेगा, तो पेज पे तो आपके पड़ा ही है, जब देखो तब देख लें। और यूट्यूब पे इसको अब डाल देंगे। आज जैसे अपना यूट्यूब चैनल जो है क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का, उस पर इसको डाउनलोड करके और वहां भी डाल देंगे, तो वहां भी आप देख सकते हैं। और बात ठीक है, कौन सा कुछ रैप अप करने के लिए आप प्लीज आप कुछ बोल सकते हैं? नहीं, बहुत 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 इंफॉर्मेटिव और अच्छा सेशन था आज का। और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो दीपेंद्र सिंह जी पलाड़ा ने जो पहले एक ईमेल भी शेयर किया हुआ, आप उस ईमेल के ऊपर भेज सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हो किसी के भी हो। और इसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसा रेवत सिंह जी ने बताया उसके ऊपर अपलोड रहेगी यूट्यूब पे, तो आप उस यूट्यूब पे करें। और सबका भविष्य है, उज्जवल भविष्य है। और हम सब मिलकर के उस भविष्य को और उज्जवल बना सकते हैं। और हमारे सभी साथी तत्पर हैं। शुरू में रेवत सिंह जी ने कहा था कि पवन सिंह इसको लीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जितने भी सभी साथी यहाँ पर जो आज मौजूद हैं इसके ऊपर, सब सेल्फ मोटिवेटेड हैं। मैंने तो मुश्किल से पिछले 2 हफ्ता में 5 मिनट का टाइम दिया होगा, लेकिन इन्होंने खुद ने सब अपनी पूरी प्लानिंग करी है, एक एक सेशंस को प्लान किया है। और मतलब बढ़ चढ़ के उसके अंदर सारे पार्टिसिपेशंस में हिस्सा लिया है। और बाकी सारे सभी साथी जो हैं अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से हम सारे सेशंस करते जाएंगे। मेरे ख्याल में रेवंत सिंह ने हमको टाइम स्लॉट दिया एवरी सैटरडे का 6 to 7 PM का, तो उस पर हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। हाँ, टाइम चेंज हो सकता है, तो वी विल वो हम नोटिफाई करते रहेंगे 2-3 दिन पहले। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में आप सबको शुभकामनाएं। रेवत सिंह जी, बस हमारी तरफ से खत्म है आज का सेशन। एक लास्ट चीज पॉइंट बोलना चाह रहा था। हाँ, किसी को ऐसा हो कि हमें डायरेक्ट किसी से बात करनी है, जैसे आज रवि बन्ना है या देवेंद्र सिंह है, उनसे आपको स्पेसिफिक कोई बात कर दी है, तो हम लोग मैंने अभी इस वाले फेसबुक पर skpf.tech@gmail.com का लिंक डाल दिया है। तो आप हमें मेल कर दो कि भाई मैं इस वाले कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो हम लोग आपको उन स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजी पर्सन है उसके साथ कनेक्ट करवा देंगे, ताकि आपकी जो क्वेरीज कुछ भी हैं वो आप उन डायरेक्ट उसी बंदे से बात करेंगे जिस चीज में आपको जाना है, जावा में जाना है, जीआईएस में जाना है, बिग डेटा में, तो आप वहां पर भी हमें मेल्स कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि इसकी कोई एज लिमिट होती है क्या आईटी में कैरियर बनाने की? आईटी में करियर की कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक आप आखिरी टाइम तक कर सकते हैं। लेकिन टिपिकली प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसा होता ही है कि आपकी एक सर्टेन एज के बाद में लोग आपको कम प्रेफर करते हैं। लेकिन
आप सब लोग जो जिस एज ग्रुप में है, 25, 30, 35 साल तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और हाँ मतलब 30, 35 साल के बाद में फिर थोड़ा सा रिजर्वेशन हो जाता है लोगों का, उसके बाद में आपकी एंट्री भी मुश्किल होती है। तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा। हम तो चाहते हैं कि आपको उस एज ग्रुप में जाने की जरूरत ना पड़े, जब आप कॉलेज में हो तभी आप अपनी पूरी तैयारी करें, ताकि कॉलेज से निकलने से पहले आपके पास में जॉब रहे। ठीक है साहब, मूल बात तो ये है कि अब जैसे आज बहुत सारी टेक्निकल बातें बताई गई हैं, तो जो जो लोग लाइव देख रहे थे उनमें बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, तो उन लोगों को शायद ये पूरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन जैसा अभी तक अपने जितने वेबिनार हो रही हैं उनमें ये एक आज वाली वेबिनार भी स्पेशल रूप से केवल स्टूडेंट से संबंधित देखें तो थी। तो ऐसी स्थिति में आज ये पहला प्रयोग है, इसमें फिर आगे और जुड़ेंगे। अगले सप्ताह आप लोग नया विषय लेके आएंगे, तो हम लोग इसको अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। और ये पेज पर पड़ा है वहाँ यूज करें, यूट्यूब पे पड़ा है वहाँ डालें। आपको इसको देखने के बाद और कोई आपका क्वेश्चन डेवलप होता है तो वो भी आप मेल कर दें, या यहाँ पेज पे भी आप वापस क्वेश्चन कर लें। तो नरेंद्र सिंह जी ये देखते रहते हैं बार बार, तो फिर आपको इस बात का जवाब देंगे। हम लोगों के लिए ये बड़ी बात है कि कोई आदमी यूके में बैठा है, कोई आदमी कुवैत में बैठा है, कोई आदमी यूएसए में बैठा है, और वहाँ बैठा बैठा भी अपना सहभागिता बताना चाहता है, हम सब लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। आप सभी लोगों को अपने को धन्यवाद देना चाहिए, और इनका जो एफर्ट्स है उसका अपने को अधिकतम उपयोग करना चाहिए। बाकी और कोई बात नरसा? नहीं साहब, तो थैंक यू देवसा को, रविंदर बना और सब लोग जो जुड़े, और जो स्टूडेंट्स